हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती हैं और हम एक्सीडेंटल स्पॉट्स को ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं देश के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि इसमें आईआईटी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की है, इनके लिए मैं अपने तरफ से एक पैसा फाइनेंस करना चाहता हूँ, मदद देना चाहता हूँ। इसमें वो कॉलेज मेरे 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर स्कीम आप बनाइए, इतना मुझे रोड का ऑडिट करके दे और उसमें ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, ब्लैक स्पॉट्स कितनी है, कर्व्स में गलती कहाँ हुई है। अभी मुंबई पुणे हाईवे का एक तिवारी करके मैंने रोड बनाया है, एक्सप्रेस हाईवे, उसने 350 डिफेक्ट निकाले। अब मुझे भी कभी पता नहीं था कि इतने डिफेक्ट होंगे। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज और इसके स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा और कुछ पैसा भी मिलेगा। तो मैं कम से कम 5,000 इंजीनियरिंग कॉलेज को काम दे सकता हूँ, क्योंकि इतने मेरे पास रोड की लेंथ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी बातें ऐसी है जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट को टेक्निकल, अभी मेरे पास प्री कास्ट की पॉलिसी आई, मैं प्री कास्ट मैंडेटरी करने वाला हूँ। और प्री कास्ट में मैंने बीच में रवि सिन्हा जो है आईआईटी मुंबई के, इनको मलेशिया भी भेजा था और कुछ उससे काफ़ी इनपुट्स मिला। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मेरा डीजी एक्सपर्ट है उतना। ये जितने इंजीनियर सरकार में लग जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू सोफिस्टिकेटेड बाबूज, इनका कोई नॉलेज को लेना देना नहीं रहता। हमारे यहाँ के सब आईआईटी के इंजीनियर जो एनएचआई में हैं, वो क्लरिकल काम दिन भर करते हैं, टेंडर निकालना और करना। उनके इंजीनियरिंग नॉलेज का भूल गए होंगे, ऐसा लगता मुझे। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड। एक इतना बड़ा जो हम लाखों करोड़ के काम करते हैं, अभी तक मुझे ना टनल का एक्सपर्टाइज है, ना ब्रिजेस का एक्सपर्टाइज है, ना रोड कंस्ट्रक्शन का है, ना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करने की बात करते हैं, ना अल्टरनेटिव मटेरियल की बात करते हैं। क्योंकि वो धीरे धीरे सरकारी ऐसी चीज़ है कि अच्छे आदमी ने तो बने तक मंत्री करके भी और अधिकारी करके भी बने तक सरकार में काम करने के बजाय बाहर ही करना अच्छा है। अच्छा आदमी फेडअप होता है। तो वो सिस्टम है ऐसी बनी हुई, उसको सुधारने की कोशिश जो है वो चलेगी। तो स्वाभाविक रूप से ये कोऑर्डिनेशन वहाँ से कुछ होता नहीं, धीरे धीरे हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि हायर एजुकेशन में सरकार का हस्तक्षेप किस मर्यादा तक चाहिए, किस नहीं, इसको भी तय करना होगा। और सरकार का जो मोह है कि भाई हम हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे, और वो मैडम माफ़ करे, वो जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को लगता है कि पूरा हमने ही काम लिया है, ठेका गाइड सबको करने का अधिकार हमारा है, क्योंकि हम सरकार है। मैं आपके डिपार्टमेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये ओवरऑल गवर्नमेंट में होता है। तो मैं बहुत बार फिर उनको बोलता हूँ कि तुम अगर इतने होशियार रहते तो यहाँ 1.5 लाख पे नौकरी क्यों करते हो? आप क्यों नहीं 50 करोड़ का काम करो? आप क्यों नहीं आपकी यूनिवर्सिटी खोलते हो? आप क्यों नहीं आपकी इंडस्ट्री खोलते हो? जो आपको करना नहीं है, और यहाँ बैठकर ना आपका कैपिटल है, ना आपका नॉलेज और टेक्नोलॉजी है, पर गाइड एंड फिलोसोफर आप बन के काम करते हो। तो प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस क्या है? तो बहुत कम लोग हैं कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक, तो आप तो लोग नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उनको कहा तो फिर वो तकलीफ देंगे, तो सब डरे हुए रहते सरकार के साथ। अब मुझे तो कोई डरने का कारण नहीं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। तो मैं तो बोलता हूँ। और 1 महीने को जिसको 1 तारीख को सैलरी मिलती है, ही नेवर अंडरस्टैंड कि जो व्यक्ति कर्जा लेकर पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको डिले करने के बाद उसको कितना नुकसान होता है। ये जो 1 तारीख को सैलरी मिलने वाले लोगों को जन्म भर समझ में नहीं आता, और 3-3 महीने फाइल दबा के बैठते हैं। ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, और मैं देखता हूँ तब मैं उनको कहता हूँ कि आप इतना डिले करके कितना नुकसान हुआ। और एक हमारे यहाँ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस वाला 2-2 साल दबा के बैठता है, तब तक प्रोजेक्ट बैंक भाग जाती है, अकाउंट एनपीए हो जाता, 4-4 लाख करोड़ के अकाउंट एनपीए तक आ गए। पूरा बर्बाद कर दिया ये डिले के कारण, एनओसी न देने के कारण। कोई टाइम क्लॉज नहीं है, तो टाइम क्लॉज न होने के कारण उसका परिणाम होता है। और अभी आज आपका मोटे तौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी को हम इंडस्ट्री और बिजनेस ना कहे, पर कल अगर जो लोग कर्जा लेकर बैंकों से पैसा लेते हैं, और वो अगर फ़ी के साथ अगर उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी ख़त्म हो गई, तो उनका दिवाला पिटने के लिए कितना समय लगेगा?
तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज वालों को एक स्कीम बताई कि तुम एक काम करो कि लड़के से और उसके माता पिता से एक एफिडेविट ले लो कि जब पहले अपनी एडमिशन फुल करो तब तक बोलना नहीं, और डेट ख़त्म होने के बाद एक 15 दिन में जिन लोगों को आए उनको बुलाओ और बोलना 20% में एडमिशन देता हूँ, और हर साल 20% फी दे 5 साल, और इंजीनियर बनने के बाद जब तुमको नौकरी लगेगी तो मुझे बताओ, तुम्हारे माँ बाप की गारंटी के साथ एक बॉन्ड लिख के दो, एफिडेविट करके दो कि मैं तुम्हारा पैसा 10% इंटरेस्ट से वापस करूँगा, तो मैं तुम्हारा 20% में एजुकेशन कर देता हूँ। तो बोले इससे क्या होगा? मैंने बोला तेरी सीट तो खाली पड़ी है, तो प्रोफेसर को तो उतना ही तनख्वाह दे रहा है, तो तेरा नुकसान तो हुआ ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ इस फार्मूले से, अगर तेरी 50-100 सीटों से अगर समझो ये गाजर की पुंगी है तो 20% तो तेरे को मिल गया। और मेरा अंदाज है कि 90% लड़के नौकरी लगने के बाद तुम्हारा कर्जा वापस करेंगे, तो ब्याज से पैसा भी आ गया, तो तुम्हारी पूरे 100% कैपेसिटी अगर गई तो खर्चा तुम्हारे पास 100 लड़के होंगे तो भी उतना तनख्वाह देना है, उतना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, और 80 लड़के होंगे तो भी उतना ही देना है। तो तुम ये इनोवेटिव मॉडल लेकर 10-20% ज़्यादा के लोगों को कंसेशन दे के क्यों नहीं एकोमोडेट करते हो, जिससे आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी सुधरेगी। अभी 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ है, तो उनके यहाँ एक के पास 50 बसेस थी, एक के पास 60 बसेस थी। तो मैंने उनको कहा कि हमने हमारे यहाँ कारपोरेशन में सीएनजी लाया, तो सीएनजी पर बसेस कन्वर्ट की तो करीब 50% सेविंग हुआ, और 60 करोड़ रुपए हम साल का बचाएंगे। तो अभी हम एलएनजी लाकर उसको कॉम्प्रेस करके बायो सीएनजी करके कर रहे हैं, और अभी हमने कारपोरेशन के पानी से सीएनजी निकाल कर हम उनको देने वाले। तो उनको वो एकदम खुश हुए, तो पर उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक एनबीएफसी को कहा कि इनकी डीजल बस का कन्वर्शन अगर सीएनजी में करना है, जो 2-3 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो 2 साल में निकल जाता है, तो तुम इनको लोन दो। और वो कन्वर्ट करके उन्होंने बसेस कन्वर्ट की, उनका भी पैसा बचा, 2 समय में निकलेगा, उसकी कॉस्ट बचेगी, और ड्राइवर जो डीजल चोरी करते थे वो भी ख़त्म हो गया। और 1 किलो सीएनजी और डीजल में कम से कम जो एवरेज है मेंटेनेंस कॉस्ट है, इतना फ़र्क है कि डीजल की तुलना में सीएनजी को यूज़ करने में 40% बचत है। अब वही एलएनजी पे किया तो और ज़्यादा है, मेंटेनेंस में भी कमी है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी जो इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की है, उसकी भी देखना पड़ेगा। और इसको मैं हिम्मत नहीं करता इसको इंडस्ट्री कहने का, क्योंकि नहीं तो लोग मेरे ऊपर चढ़ेंगे कि ये इन्होंने ऐसे कैसे कहा। पर ट्रूली स्पीकिंग ये कोई भगवे कपड़े पहने हुए साधु सन्यासी थोड़ी है कि जो अपना ट्रस्ट यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। ये इनके 60% भावना ये है कि एजुकेशन में काम करना, पर ये सब इसलिए काम कर रहे हैं कि इसमें से पगार देने के बाद, खर्चा देने करने के बाद उनके एसेट भी खड़े हो रहे हैं और 2 पैसे मिल रहे हैं। तो 2 पैसे, नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो कभी ना कभी रीजनेबल प्रॉफिट लेकर और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखकर पब्लिक, प्राइवेट और खुद की इन्वेस्टमेंट करके अगर डीम यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेजेस होते हैं, तो निश्चित रूप से उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इस बात पर भारत सरकार में भी काम हो रहा है। कोरोना शुरू हुआ तो सैनिटाइज़र वालों ने अपने भाव 1200 रुपये लीटर की है। तो 1200 रुपये लीटर किए तो फिर मुझे ध्यान में आया कि हम तो शुगर फैक्ट्री में अल्कोहल लेके जाते हैं 70 रुपये 80 रुपये लीटर, और ये 1200 रुपये से बेच रहे हैं। तो मैंने सब शुगर फैक्ट्री को महाराष्ट्र में इधर फ़ोन करके कहा कि तुम फूड एंड ड्रग से लाइसेंस लो और सैनिटाइज़र तैयार करो। फिर मैंने शुगर के एसोसिएशन को कहा, खूब लोगों को संदेश दिए, और मैंने हमारे यहाँ भी शुरू किया, 1 लाख बॉटल फुकट में बांटी। और मैंने हमारे लोगों को कहा कि साला इसका भाव कम करो, 400 रुपये लीटर कर दो। और इतना मार्केट में सैनिटाइज़र आया और इतना मार्केट ख़राब कर दिया, तो अब सैनिटाइज़र का भाव 160 रुपये आया 1200 रुपये लीटर से, और सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। और इतने लोग सैनिटाइज़र बनाने लगे कि अभी मैंने पीयूष गोयल को कहा कि सैनिटाइज़र को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दो, ताकि हमारे जो गन्ना उत्पादक किसान हैं और शुगर मिले वो गड्ढे में गई है, कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ का सैनिटाइज़र एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको राहत मिलेगी। अब देश में कोई सैनिटाइजर की कमी नहीं है, सरप्लस है। अभी ये पीपीई किट का हुआ, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था।
हमने अभी 1.5 करोड़ किट हवाई जहाज़ से चाइना से लाई। अब ये किट के लिए हमारे यहाँ उपसंचालक है पार्लेवार करके एमएसएमई के नागपुर में, और एक विकास महात्मे करके जिनको पद्मश्री मिली है, डॉक्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। तो उन्होंने मुझे कहा ये अनेक हॉस्पिटल में बेचारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कामगार काम कर रहे हैं, इनके पास कोई पीपीई किट ही नहीं है और उनको संक्रमण होगा। मुंबई में हुआ, हम किट भी नहीं दे पाए और पुलिस वाले 400-500 संक्रमण हो गया उनको, नर्सेस को हुआ, डॉक्टर को हुआ, नया संकट आया। अब ये पीपीई किट कोई सा रॉकेट साइंस नहीं था। तो हमारे एमएसएमई का एक टेक्सटाइल क्लस्टर था यहाँ, ऑरेंज क्लस्टर, बहुत अच्छा है, 1200-1500 महिला पुरुष काम करते हैं, 17-18 लोगों ने मिलकर डाला है। एमएसएमई ने उसमें सब ग्रांट और पैसा दिया है। वो इंग्लैंड पीटर करके ब्रांड है, उसके शर्ट भी यहाँ बनाते, इतना अच्छा काम करते हैं। तो मैंने उनको बुलाया कि ये बनाओ का पीपीई किट, उन्होंने बनाई। अब 1200 रुपये की पीपीई किट थी, उन्होंने 550 रुपये में बनाई और वो पीपीई किट पूरे देश में हमने भेजी अभी। और वो इतना बना सकते हैं, इतने पीपीई किट बनाने वाले, उनके अप्रूवल दिल्ली जाकर सब एजेंसी से लिए हैं और अब पीपीई किट सरप्लस हो गई। अब क्या है कि ऐसी बहुत सी बातें जो है जिसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी है। तो पहली बात तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ये बिजनेस नहीं है, पर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस जो ऑटोनॉमस और डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। अगर रहती तो सरकार अगर 100% ग्रांट देती तो चैरिटेबल हो भी सकती है, किसी की इच्छा है तो, पर हम लोग नो ग्रांट बेसिस पे दे रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ाने के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट भी सोचे और आप लोग भी सोचे कि आपका ये पहला काम तो क्वालिटी एजुकेशन देना है। आप दुकानदार और व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट मत बनो, पर ये काम करते करते कहीं ना कहीं आम के आम गुठली के दाम, इस प्रकार का कोई ये करके आप आपके अर्निंग्स बढ़ा सकते। क्या टू सेव मनी इज़ टू अर्न मनी, ये करना चाहिए, इससे थोड़ी सी वायबिलिटी बढ़ेगी। अदरवाइज़ ये आपके इतने बड़े एम्पायर्स जो है ये एनपीए में जाने के लिए समय नहीं लगेगा और लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम हो रही है। अब आपके जो हाईली रेप्यूटेड है वो लोग पैसा देंगे और जाएंगे, पर धीरे धीरे फिर जो इससे डाउन ग्रेडिंग जिनका है वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको संभालने के लिए हमको इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी पर ध्यान देना होगा। कोरोना का जो संकट है ये तो दूर होगा ही, क्योंकि अब हमको एक कोरोना के साथ जीने की जीवन पद्धति विकसित करनी पड़ेगी, आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस, और उसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बाद में सैनिटाइज़र का उपयोग करना, और यूनिवर्सिटी में भी लोग आते जाते समय सब फंक्शनिंग शुरू करने होंगे। ये बंद रखने में धीरे धीरे मार्ग निकाल रही सरकार, सब ऑफिसेस खोलने होंगे, पर यह करते समय लोग डिस्टेंस कितना मेंटेन करें, कैसे रहे, ये सब बातों के गाइडिंग प्रिंसिपल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके अनुसार ही काम करना होगा। और मुझे लगता है कि एक तरफ ये धीरे धीरे जैसे केरल में और अभी गोवा और अरुणाचल में कोरोना के पेशेंट नहीं है, वो पूरी तरह 100% फ्री है, और केरल में थे उन्होंने काफ़ी इस पर यश हासिल किया है। मुंबई पुणे में स्थिति मुंबई में बहुत ही ख़राब है। अब धीरे धीरे हमको ये वॉर लड़नी पड़ेगी, और कैसी लड़नी है उसकी लाइफ ने मैंने उसका आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस यही उसका नाम रखा है। तो ये भी आपको आपके सभी लड़कों तक और प्रोफेसर और सबको तक पहुंचाना होगा कि ये इसमें कैसे काम करें। और दूसरी बात, मैंने एक बात और देखी, सब जगह फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, निगेटिविटी है, सामने अंधेरा है। बड़े बड़े उद्योगपति बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए उनके, और डर रह गए, डर है, फियर है, और फियर के कारण माइग्रेंट लेबर पैदल चलने लगे अपने राज्य में, ऑटो रिक्शा में बैठ गए, ट्रक में बैठ गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सबके लोगों में हमको निर्माण करना होगा। और ये बहुत बार मुझे लगता है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सम पीपल कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनटू द प्रॉब्लम्स। तो हम लोग इसको इष्टापत्ति माने आपत्ति के बजाय, और इसमें से आगे जाकर हम लोग जीतेंगे। ये भाव निर्माण करने में आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैंने मीडिया के भी लोगों को कहा
कि आपका एक प्रकार से अगर निगेटिविटी डेवलप हो रही तो लोग डर रहे, खाना नहीं पीना नहीं, पैदल निकले, मुंबई से निकले तो उधर कानपुर और लखनऊ और पटना पैदल जा पाएंगे क्या? रोड पे पैदल जा रहे बच्चों को लेकर डर गए। अब इस समय मॉरल बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग व्यवसाय चालू करने पड़ेंगे, रोजगार मेंटेन करना पड़ेगा और कोरोना के साथ लड़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक दूसरे को पूरक ही हमारी पॉलिसी है। तो इसमें भी आप लोगों का सहयोग चाहिए और निश्चित रूप से हमारे दोनों डिपार्टमेंट के साथ जहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई प्रपोज़ल लेके आता है तो अच्छा ही है, पर वैसे टूरिज़्म, ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफ्यूल्स, ऐसे दुनिया भर के इतने सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें हमको काम करने के लिए स्काई इज़ द लिमिट है। तो उसमें आप जैसी यूनिवर्सिटी इनमें अगर काम करती है तो बच्चों का भी ट्रेनिंग होगा, रिसर्च भी होगा और जो इंडस्ट्री होगी उसका भी अपग्रेडेशन होगा। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा नया दृष्टिकोण लेकर हमको भविष्य में, बेसिक बातें तो यही रहेगी, पर हमारी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मजबूत रखकर और हमारा ये जो सोशल एंटरप्राइज है इसको इकोनॉमिक वायबल रखकर एजुकेशन के जो हमारी कमिटमेंट्स हैं और जो हमारी एजुकेशन वैल्यूज़ के साथ कटिबद्धता है उसको मेंटेन करते हुए और क्वालिटी एजुकेशन में डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए हम सस्टेनेबल कैसे होंगे और कामयाब कैसे होंगे और आगे कैसे जा पाएंगे, इसका कोई ना कोई वे आउट आप ज़रूर निकालोगे। मुझे तो ज़्यादा एजुकेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो व्यावसायिकता का जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ फेस कर रहे हैं उसके आधार पर मैंने अपनी बात रखी। मेरी सभी बातें शायद सही होगी, ऐसा भी नहीं होगा, और शायद गलत होगा, ऐसा भी नहीं होगा। आप आपके लेवल तक उसको ज़रूर जांच कर देखो। जो स्वावलंबी भारत, जो बात प्रधानमंत्री जी कर रहे कि स्वदेशी और स्वावलंबन, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, और जिससे पर कैपिटा इनकम जीडीपी में ग्रोथ और उससे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट विलेजेस, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में आपका रोल कहाँ का फिट हो सकता है जिसमें अच्छा काम भी होगा, क्वालिटी कंट्रीब्यूशन भी होगा, दो पैसे आपके वायबिलिटी के भी मिलेंगे और जो काम करेगा उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, पर उसके साथ उसको भी सर्वाइवल करने के लिए दो पैसे मिलेंगे और इंडस्ट्री का भी फ़ायदा होगा, सेक्टर का भी फ़ायदा होगा, सब लोग विन विन सिचुएशन में रहेंगे और देश आगे जाएगा। ऐसा कुछ तो भी निश्चित रूप से वे आउट आप ज़रूर निकालिए। आपसे साथ बात करने का विद्या जी ने कहा तब मैं थोड़ा संकोच कर रहा था, क्योंकि ये मिनिस्ट्री कोई वैसे मेरे से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, पर निशंक जी मेरे बहुत अच्छे सहकारी हैं। बहुत बार मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बहुत सी बातों के बारे में बताता हूँ। तो आप सब तैयार करके मुझे बताइए, मैं सेक्रेटरी और उनके साथ निशंक जी के साथ बैठकर इन सब बातों को धोरणात्मक रूप से स्वीकार करने में जो भी सहयोग होगा वो मदद करूँगा और हम सब लोग मिलकर, वो आखिरी में 3 बातें मैं बहुत लोगों को कहता था कि हम होंगे कामयाब, और ये गीत था जो हमने पढ़ा था, और एक कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, एक अच्छी कविता है। और तीसरी अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता थी, उसका गाना भी हुआ है, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो मुझे लगता है दिस स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री नाउ, फॉर ऑल सेक्टर्स। हम लोग जीतेंगे, हम विजयी होंगे, कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे और इकोनॉमिक वॉर भी जीतकर हम लोग अच्छे स्थिति में जाएंगे और इस संकटों का हम लोग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर इसके लिए हम लोग आगे निकलने के लिए इसका उपयोग करेंगे। ये स्पिरिट तैयार करने की अगर आप सब लोग मिलकर, हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।